सम्राट के बनने के पीछे की कुछ कहानी है। यदि लालू प्रसाद जी ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो मैं राजनीति में भी नहीं। नीतीश कुमार ने 2 वचन एक तरीके से कहिए कि वचन लिया गया उनसे। पहला वचन ये है कि आप शराबबंदी नहीं हटाएंगे और दूसरा वचन है कि आप हमारी पार्टी नहीं तोड़ेंगे। तो बीजेपी अभी जेडीयू को तोड़ना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो टूटेगी तो खत्म ही होगी। एक धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा, जो धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा हो सकता है कि उस धड़े के साथ कल को चिराग पासवान चले जाएं, हो सकता है उस धड़े के साथ कल को प्रशांत किशोर चले जाएं। कल को पता चला कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिल जाएगी तो ये भी असंभव जैसी चीज़ अब नहीं कही जा सकती। सम्राट चौधरी अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे एज अ चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री? मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। या फिर चूंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें कहीं उठापटक होगी और कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, उठापटक तो हो सकती है। नीतीश ने जो ये ऐलान किया है कि वो भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे। एक वजह तो ये कि जो आपने बताया कि अपनी पार्टी को बचा के रखना है, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। और दूसरी वजह जो लग रही है, क्या वो अपने बेटे निशांत को भी प्रमोट करना चाहते हैं? तो आपने ठीक पकड़ा कि नीतीश कुमार ज़रूर निशांत के लिए भी ज़मीन तलाशेंगे। तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ऐसे कांग्रेस में लोगों ने राहुल गांधी को मुखिया के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। वो परिस्थिति बिहार में जेडीयू की नहीं है। बिहार में उस वक्त बीजेपी और जेडीयू के पास कोई दूसरा चेहरा था नहीं, आज भी कोई चेहरा नहीं था। तो जब चेहरा आपके पास नहीं होगा और सामने लालू यादव की पूरी लेगेसी होगी। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। इसके साथ चुनौती आपको देनी होगी तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो नीतीश कुमार के अलावा किसी चेहरे पर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ा गया और बीजेपी ने कहा कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते और बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया। अब ये जो बदलाव है ये कई सारे सवाल अपने साथ लेकर आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे? सवाल ये भी है कि क्या नीतीश की पार्टी जेडीयू उसी मजबूती से एकजुट रहेगी या फिर पार्टी टूट सकती है? सवाल ये भी है कि जो बदलाव हुए हैं ये बिहार की जनता के लिए अच्छे हैं या फिर बुरे? इन तमाम सवालों के जवाब हमें आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने पत्रकार और लेखक अनुरंजन झा। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। हमारा ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास है कि जब सर पिछले हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई थी। और भविष्यवाणी यही थी कि उनका कहना था कि बेशक ये चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जा रहा है लेकिन बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदल जाएगा और ऐसा हुआ भी। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। वो राजनीतिक भविष्यवाणी ऐसे ही होती है प्रियंका कि जब आप ज़मीन पर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो कुछ आकलन हो जाता है। और मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा था कि बिहार में उस वक्त बीजेपी और जेडीयू के पास कोई दूसरा चेहरा था नहीं, आज भी कोई चेहरा नहीं था। तो जब चेहरा आपके पास नहीं होगा और सामने लालू यादव की पूरी लेगेसी होगी जिसके साथ चुनौती आपको देनी होगी तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो नीतीश कुमार के अलावा किसी चेहरे पर चुनाव लड़े। तो वो तो तय था। आकलन मुझे इसलिए हो रहा था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार हैं जी। 2 साल बीच में छोड़ दीजिए, तकरीबन 2 साल जो वो आरजेडी के साथ थे, तो वो पूरे वक्त एनडीए में बीजेपी के साथ ही रहे। बीजेपी को पिछली बार चुनाव में ज़्यादा सीटें आईं, बहुत ज़्यादा सीट, लगभग 2 गुनी सीटें आईं, फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे रखा। तो एक वक्त तो आएगा कि आपको सत्ता अपने कोalition पार्टनर्स के लिए छोड़नी होगी, और वो भी तब जब आप बीमार हों, जब आपको मालूम है कि पूरी दुनिया जान रही है कि आप बहुत स्वस्थ नहीं हैं। तो वैसी स्थिति में तो ये तो तय था कि नीतीश कुमार को जाना है। अब 6 महीने के अंदर हो गया, ये तो दिख ही गया। तो ये बताइए कि जब पिछली भविष्यवाणी सही साबित हुई तो अगली भविष्यवाणी क्या है बिहार की राजनीति को लेकर? नहीं, भविष्यवाणी देखिए अभी क्या है कि अभी तो पूरी सरकार बची हुई है। अगले
4.5 साल अभी ये सरकार चलेगी और नीतीश कुमार बिहार से अभी मुंह छोड़ नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो राज्यसभा में आ गए और दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, तो राजनीति क्या करेंगे दिल्ली की? दिल्ली में तो कोई जगह है नहीं। राज्यसभा वो आना करना चाहते हैं या फिर करवाई जा रही है? दोनों बातें हो सकती हैं। वो करना तो क्यों चाहेगा, मतलब ये कहना तो ठीक नहीं है ना कि मुख्यमंत्री के पद को आपने छोटा कर दिया, राज्यसभा का पद बड़ा कर दिया। ऐसा तो संभव नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल अभी कुछ समय तक बिहार का मुंह नहीं छोड़ पाएंगे और इसलिए वो बिहार आते जाते रहेंगे, वहाँ घूमते भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है अब, या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, ये अगले 6 महीने किस तरीके से चलाएंगे, इस पर इनका अगला 4 साल निर्भर करेगा। अगला 6 महीना बहुत क्रूशियल है, यानी 2026 अब बहुत क्रूशियल है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में। ये बहुत आगे की चीज़ें तय करेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके भाग्य में लिखा हुआ था वो सत्ता तक पहुंचना। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सम्राट को मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद नहीं करेंगे या नहीं कर रहे होंगे। तो अब किस तरीके की राजनीति वो करेंगे, कैसा उनका पूरा कार्यकाल होगा, ये 6-7 महीने में तय हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 8 महीने भी रख लें तो इस 2026 में ये चीज़ें तय होंगी। उसके बाद कहा जा सकता है कि बिहार में आगे क्या होगा। जी देखिए, ये तो आपने बताया कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि आप बिहार की राजनीति को इतने पास से आपने देखा है तो कुछ आइडिया तो होगा। क्या लगता है कि ये सम्राट चौधरी अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे एज अ चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, या फिर चूंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें कहीं उठापटक होगी और कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, उठापटक तो हो सकती है, उठापटक तो हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से उनका अपना पूरा इतिहास रहा है उसमें कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाना आसान होता है, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखिए, पिछले चुनाव में विधानसभा के जो कई राज्यों के चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ तीनों जगह एकदम नया व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का सत्ता में आया। बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा करके बनाया। उसके पहले हरियाणा में भी वो कर चुके थे। ये प्रयोग वो करते हैं। बिहार में भी लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा ही कोई व्यक्ति आ जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसको लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन गलियारे में चर्चा थी और सम्राट चौधरी का नाम शुरू से ही एक मजबूत कंटेंडर के तौर पे लिया जा रहा था, तो वो बार बार नाम आ रहा था। बीजेपी 2 तरह की राजनीति करती है। एक तो बिल्कुल उसको जो मन आया उठा के उसने नेता बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, जिसका कोई आकलन नहीं है। और एक राजनीति करने का बीजेपी के जो नई लीडरशिप है, जो पिछले 15 सालों से केंद्र में है, केंद्रीय राजनीति में, तो वो जो लीडरशिप है उसके काम करने के एक और तरीका ये है कि आपको मालूम है कि ये होने वाला है, आप कहते रहिए वही होगा। थोड़ा सा जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हालांकि वो सूट कितना करेगा दर्शक तय करेंगे। आप योगी आदित्यनाथ को लीजिए। योगी आदित्यनाथ के दौर में एक घटना घटती है और होता है कि अरे इसका इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, हो जाता है। समझिए, आप समझ गए ना? तो मतलब आप कहते रहिए, उन मीडिया में आकलन लगाते रहिए, आप कहते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो करना है वो कर देते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी एक भूमिका तो सेट कर ही देते हैं। सेट कर देते हैं ना। तो सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के जैसे 2 धारा चलती है। एक तो बिल्कुल नया कोई व्यक्ति आ गया और एक ये है कि वो माहौल बना दिया, सम्राट चौधरी बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे। आप आकलन करते रहिए कि बनेंगे, हाँ वही बनेंगे जी, बन गए। सम्राट के बनने के पीछे की कुछ कहानी है। बिल्कुल, मैं जानना चाहती थी, क्योंकि एक वक्त था जब ये अपने सर के ऊपर मुराटा बांध के बैठे हुए थे कि भाई जब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा तब तक मैं ये नहीं खोलूंगा। फिर वो हटा तो दिया ही, लेकिन अभी साइड स्टोरी आप क्या है प्रियंका की चाणक्य की धरती है बिहार जी। तो वहाँ हर कोई अब राजनीति में जब आता है ना तो अपने आप को चाणक्य ही समझता है। तो चाणक्य ने शिखा खोली और नंदवंश का पूरा निस्तनाबूद किया उसको। तो हर किसी को लगता है कि हम कोई ऐसा प्रण लेंगे और कर देंगे। हो भी जाते हैं, राजनीति है, कुछ कह नहीं सकते।
तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक उन्होंने प्रण लिया और फिर स्थिति ऐसी बनी कि वो अपना मुरेठा खोल करके उनको उन्हीं के साथ सरकार में शामिल होना पड़ा, उनको अपना मानना पड़ा। देखिए राजनीति में ना कुछ भी असंभव नहीं है जी, बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं है। और चूँकि हम पिछले 30 सालों से जिस तरीके से हम लोग पत्रकारीय जीवन में जो देख रहे हैं राजनीति का दौर, उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। कल को मैं तो अब ये मानने को विवश हो जाता हूँ कि कल को पता चला कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिल जाएगी तो ये भी असंभव जैसी चीज़ अब नहीं कही जा सकती। आप देखिए ना भाई, सम्राट चौधरी तो आरजेडी के ही हैं ना। बिल्कुल भाई शकुनी चौधरी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के बारे में, किसी दूसरे विपक्ष के नेता के बारे में कुछ भी कहता है और फिर वो एक ऐसे गठबंधन में आता है। देखिए आम जीवन में क्या होता है प्रियंका, हम आपके साथ कोई विरोध करेंगे और हमने अगर आपको कुछ भला बुरा कह दिया तो अगर हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं तो हम लोग उसको माफ़ीनामे पे ले आएंगे और हम उसको ठीक कर लेंगे, और नहीं तो हमारे आपके संबंध खराब हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे हुआ। पत्रकार और राजनेताओं के बीच में भी होता है कि पत्रकार अगर राजनेताओं के साथ वैमनस्यता पाल ले, राजनेता कोई पत्रकारों के साथ, तो उनकी फिर नहीं बनती है। और ये हम लोगों ने देखा है अपने आसपास देखा है कि, लेकिन राजनेता में कभी नहीं होता है। वो किसी के साथ कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो वो ये राजनीति का एक दस्तूर है हमारे हिंदुस्तान में, लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह लीजिए इसको। तो वैसी स्थिति में अब सम्राट चौधरी बार बार ये कहते रहे कि हमको नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना है। बाद में उनके साथ आए, उनके लोग साथ मिले, उनके साथ सरकार में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री बने। और जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू हुई तो जिस नीतीश कुमार के बारे में इतना वो कुछ कहते रहते थे, उन्हीं नीतीश कुमार ने अपना वीटो लगाया सम्राट चौधरी के लिए। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो कैसे माने? उनको देखिए, उनको भी बीजेपी के मतलब संघ के कैडर पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। भाई नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी संघ के कैडर तो है नहीं, बीजेपी के कैडर तो है, आयातित नेता है ना। राइट। तो उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर कोई संघ का बचपन से संघी रहा व्यक्ति या कैडर कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो शायद पूर्ण रूप से मेरे हाथ से सत्ता चली जाए, तो बीच बीच के आदमी को चुनो। तो बीच बीच का आदमी तो भाई सम्राट चौधरी थे कि भाई अब आरजेडी से राजनीति शुरू करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, फिर नीतीश कुमार के साथ आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, सारी कहानी है। तो और 2 शर्तें नीतीश कुमार ने, 2 वचन एक तरीके से कहिए कि वचन लिया गया उनसे। पहला वचन ये है कि आप शराबबंदी नहीं हटाएंगे, ठीक है, और दूसरा वचन है कि आप हमारी पार्टी नहीं तोड़ेंगे। जो हमारे अंदर खाने से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इन 2 मुद्दों पर ये तय हुआ कि भाई आप शराबबंदी नहीं हटाएंगे। शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा विषय है, एक ऐसी चीज़ है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल लगता है कि शराबबंदी की वजह से जो महिलाएं उनके इंटैक्ट वोटर के तौर पे उनके साथ हैं वो रहेंगी। आप लोग साथ ही हैं तो एक ही टीम है ना भाई, अलग हो जाएं वो और फिर कोई शराबबंदी हटा दे। भाई देखिए, आरजेडी कभी भी शराबबंदी के पक्ष में नहीं थी, लेकिन आरजेडी सरकार में थी नीतीश कुमार के साथ, शराबबंदी लागू हुई, शराबबंदी चली, नीतीश कुमार ने आरजेडी की बात को नहीं माना, तो वो बीजेपी के साथ भी रहते हुए, मैं तो शराबबंदी पे किताब लिख चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि शराबबंदी फेल है। मैं जानता हूँ कि शराबबंदी की वजह से बिहार की प्रगति रुक गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि शराबबंदी की वजह से बिहार में अपराध बढ़े हैं। भाई आप देखिए, आपके पास पुलिस फोर्स उतनी ही है ना, आपने शराबबंदी के लिए कोई अलग से पुलिस फोर्स तो बनाया नहीं, वही पुलिस फोर्स है। तो पुलिस फोर्स में से ज़्यादातर लोगों को आपने एक काम पे लगा रखा है, और काम ये है कि आप शराब पकड़िए भाई। तो दूसरे अपराध पे उस पुलिस की नज़र नहीं रहती। और शराबबंदी सीधा मॉनिटर होता है पटना से, तो हर जो भी अधिकारी है, चाहे वो
थाने का इंचार्ज हो या दरोगा हो, सिपाही हो, पुलिस हो, एसपी हो, डीएसपी हो, हर किसी को लगता है कि भाई सीधे रिपोर्टिंग वहाँ से, सीधे नज़र वहाँ से, तो ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट, सारी जब चीज़ें पीछे जब आपके पास फोर्सेस उतने ही है, आपके पास लोग उतने ही हैं, सिस्टम आपने कोई नया डेवलप नहीं किया। और दूसरी चीज़, नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को मैं एक बतौर पत्रकार ये कहता हूँ कि सफलता असफलता बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के नीचे का एक कैडर ऐसा होगा जो इस शराबबंदी के दूसरे लाभ लेता होगा। हो सकता है उनके पार्टी के बड़े नेता भी लेते हों, भाई ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं, लेकिन होता होगा ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। भाई रोज़ शराब सैकड़ों लीटर, हज़ारों लीटर, लाखों लीटर हर ज़िले में आप शराब पकड़ रहे हैं, रोज़ पकड़ रहे हैं। कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? और उस शराब का पैसा कहाँ से जा रहा है? भाई 200 रुपये की शराब 600 रुपये में बिक रही है, 800 रुपये में बिक रही है, 1000 रुपये में बिक रही है, तो जो मार्जिन है, मैं तो कहता हूँ ना अब कि 50,000 करोड़ सालाना अवैध कारोबार है शराब का बिहार में। तो ये पैसा तो घूम रहा है ना बाजार में। तो अब वो एक चीज़ था कि जो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक टूटेगा। और दूसरा, अंदर से अगर नीतीश कुमार को ये मालूम भी होगा, हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार को ये मालूम भी होगा कि ये अवैध पैसा घूम रहा है बाजार में, लेकिन उस अवैध पैसे से तरक्की तो हो रही है। पर अभी तो आपने बोला कि तरक्की रुक गई है, तो मैं तरक्की इन द सेंस कि देखिए बिहार का विकास रुक गया है जी, लेकिन बिहार का विकास के देखने के पैमाने हैं। मैं विकास जोड़ता हूँ स्वास्थ्य से, शिक्षा से। राइट, दुनिया विकास जोड़ती है सड़क से, बिजली से और बड़े बड़े मॉल से, पैसे से। जी, ये आर्टिफिशियल है, ये फिशी है, ये आपको अभी दिखेगा कि ये विकास, ये मूल नहीं है, वो भरभरा के कभी भी गिर सकता है क्योंकि वो किसी सेट इकोनॉमी पे खड़ा नहीं है। तो आपको बेहतर होने के लिए, किसी भी राज्य को बेहतर होने के लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे बेहतर होनी चाहिए। भाई सड़क, बिजली, पानी, ये तो अब आपके रोटी कपड़ा और मकान के बराबर है ना। पूरी दुनिया में अगर हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की थी और स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो रोटी कपड़ा और मकान की बातें होती थी। भाई 80 के दशक में मनोज कुमार फिल्म बना रहे थे रोटी कपड़ा और मकान। आज तो नहीं बना पाएंगे ना, आज उनको बनाना पड़ेगा सड़क, बिजली, पानी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये आज बेसिक्स हो गया है कि भाई सड़क, बिजली, पानी आपके पास होना चाहिए। अब सड़क, बिजली, पानी से आप ऊपर आइए तो आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज़ें हैं जो विकास के पैमाने हैं। तो इस पैमाने पे बिहार फेल है। स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। मतलब मैं तो चूँकि हम लोग बिहार से आते हैं और मैं तो बिहार जाता ही रहता हूँ, मेरे माता पिता बिहार में रहते हैं और रिश्तेदार बिहार में रहते हैं। हम लोग मतलब देखिए, किसी का बीमार होना, कभी भी कोई बीमार हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई भगवान इतना बना के रखे कि बीमार होने से पहले किसी बहाने वो दिल्ली आ गया हो, ताकि उसका इलाज प्रॉपर हो सके जी। तो ये व्यवस्था, तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ये 2 शर्तें रखी, ये 2 शर्तें उनकी मानी गई और इन्हीं 2 शर्तों के आधार पर सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री स्थापित किया गया। सम्राट के लिए अगले 6 महीने बहुत क्रूशियल हैं, 6-8 महीने, जहाँ तय होगा बिहार। अभी तक की आपकी बातचीत से 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो आपने कहा कि विकास की बात की कि विकास रुक गया है, तो पहला सवाल तो मेरा यहीं से आता है कि क्या सम्राट चौधरी के आने के बाद, या फिर कह सकते हैं बीजेपी सम्राट से भी ज़्यादा, क्योंकि इस सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है और फिर आपका पास वहाँ भी पूरी पावर आ गई, स्टेट में भी, तो क्या आप अब ऐसा पॉसिबल है कि वो वहाँ पे थोड़ा विकास होगा बिहार का? और दूसरा आपने कहा था कि दूसरी शर्त जो थी उनकी, वही शर्त थी कि उनकी पार्टी टूटे नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? दोनों ही सवाल हम जानना चाहेंगे बारी-बारी से। देखिए, पार्टी टूटे नहीं, क्योंकि पार्टी टूटती है तो बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। अगर जेडीयू टूटती है तो जेडीयू टूटेगी तो कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ जाएगा और कुछ हिस्सा आरजेडी के साथ जाएगा। क्योंकि फिर वो टूटेगी तो ख़त्म ही होगी, वो जो बचने लायक कोई चीज़ बचेगी नहीं। क्योंकि अभी बीजेपी में जो लोग हैं वहाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेडीयू को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अच्छा, जेडीयू में भी कुछ आयातित लोग हैं, लेकिन जेडीयू में भी ललन सिंह भी एक ज़माने में नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे,
आज सबसे वो बड़े सिपह सालार हैं। भाई अशोक चौधरी जो वहाँ बहुत मजबूत नेता हैं, मंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस से आए हुए हैं, लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत बड़े खास लोगों में से हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जब पार्टी टूटेगी तो कुछ जो आरजेडी के समर्थक लोग होंगे, जो लालू यादव के स्कूल के लोग होंगे, वो उधर की तरफ जाना पसंद करेंगे। जिनको बीजेपी बिल्कुल कम्युनल पार्टी लगती है वो बीजेपी की तरफ नहीं आएंगे। जिनको बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी लगती है वो बीजेपी की तरफ आएंगे, ये स्पष्ट है। अब उस जो नीतीश कुमार दिल्ली आने के बाद भी बिहार में बने रहेंगे, जो मैं बार बार ये कहता हूँ, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बने नहीं रहेंगे तो पार्टी के विघटन का रास्ता खुलेगा। वो भले ही वचन मिल गया हो, लेकिन वो पार्टी तो पार्टी है, टूटेगी। राजनीति सबको करनी है, तो राजनीति करने में वो चीज़ें बनेंगी। लेकिन अभी जो चैलेंज है सम्राट चौधरी के सामने, वो उनकी अपनी पार्टी को और मजबूत स्थापित करने का भी चैलेंज है। देखिए, 80 लोग विधानसभा सीटों पर बिहार में राज तो आप नहीं कर सकते भाई। 79 सीटें हैं उनके पास, तो आप अकेले इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप तब तो फिर नक्शा कुछ और होता है। नक्शा कुछ और होता है। तो 80 विधानसभा, अच्छा 38 ज़िले हैं बिहार में। 38 ज़िलों में 8 ज़िलों में बीजेपी का एक एमएलए नहीं है जी। 8 ज़िलों में एक एमएलए है, तो 16 ज़िले, मतलब आप समझिए 40% से ज़्यादा बिहार अभी ऐसा है जहां बीजेपी नहीं है। तो पहला काम तो ऑफ कोर्स, तो पहला काम तो आपको उसका विस्तार करना होगा। आप समझिए 38 ज़िले में से 8 ज़िले में एक भी एमएलए नहीं है, और 8 ज़िले में एक एमएलए है, तो 16 ज़िलों में आपके पास सिर्फ 8 एमएलए है। राइट। और बाकी जो 70 आए हैं वो बाकी ज़िलों से आ रहे हैं। तो वो विस्तार करना सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती है। और अब तो क्या है, अंडर करंट कह लीजिए या करंट मत भी कहिए, तब भी अंदर ज़मीन पर लगातार 3 सालों 4 सालों से काम करते हुए प्रशांत भी 4% वोट लेकर तो बैठे हैं ना। वो तो आगे आने वाले दिनों में उनके लिए चुनौती बनेंगे ना। टूटेगी तो उससे नुकसान बीजेपी को है। तो बीजेपी अभी जेडीयू को तोड़ना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि टूटेगी तो एक धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा। जो धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा, हो सकता है कि उस धड़े के साथ कल को चिराग पासवान चले जाएं, हो सकता है उस धड़े के साथ कल को प्रशांत किशोर चले जाएं, क्योंकि प्रशांत की टीम में भी तो ये बात हो रही है ना कि राजनीति अगर बिहार में करनी है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रशांत हमेशा मना करते हैं, लेकिन अगले चुनाव के समय क्या होगा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि गठबंधन की तैयारी शुरू हो जाए, एक थर्ड फ्रंट बने, क्योंकि प्रशांत, मैं पहले आपके यहाँ पॉडकास्ट में एक बार कह चुका हूँ कि मैं प्रशांत किशोर में जो बीच के दौर में जो लीडर्स थे जिसको हम मिस करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हों या जॉर्ज फर्नांडिस हों या शरद यादव हों, उस तरीके की छवि मुझे प्रशांत में दिखती है। ज़मीन पर काम करने की तरीके अलग हो सकते हैं, आप किसी की कमियां निकाल सकते हैं। ठीक है कि वो उतने बड़े कद्दावर नहीं हो पाए, लेकिन हो सकते हैं। उनके पास उम्र का पूरा पड़ा हुआ है कि उम्र कम है तो ऑप्शन है। तो वैसी परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी फिलहाल जेडीयू को तोड़ना। दूसरा क्योंकि नुकसान, हाँ, जी, विकास वाला, विकास का। तो विकास में देखिए क्या है कि हम लोग लगातार बिहार को देख रहे हैं। तो मैं विकास का पैमाना, मैंने पहले भी कहा कि मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार से मापता हूँ। आज की तारीख में भी जितना पलायन बिहार से हो रहा है मजदूरों के तौर पर, वो नहीं रुका है। कुछ फैक्ट्रियाँ इस बीच में बनी हैं, लगी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन जब तक आप पलायित मजदूरों को या उन लोगों को वापसी के रास्ते नहीं देंगे, तब तक आपका विकास नहीं है। आप जाइए बिहार के कुछ गांवों में, जो सुदूर इलाके हैं, सड़क के किनारे, हाईवेज़ के गांव को मैं गांव नहीं मानता। जो जैसे कि मेरा गांव है एकदम हाईवे के किनारे, तो मैं उसको अब गांव, क्योंकि ना तो शहर रहता है ना गांव होता है, बीच बीच की चीज़ हो जाती। लेकिन सुदूर इलाका जो वाकई गांव है, जहां हाईवे से जाने में आधा घंटा 40 मिनट अभी भी लगता होगा, उन जगहों पर गांव के गांव प्रियंका सूने हैं। औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, पुरुष नहीं है। पुरुष
और युवा तो बिल्कुल नहीं है, सब काम के लिए बाहर जा चुके हैं या पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। तो जब तक ये पौध वापस नहीं आती है या जो पौध बड़ी हो रही है वो वहाँ टिकती नहीं है, वो टिकेगी क्यों भाई? उसको भाई देखिए, तकनीक तो अब गांव तक पहुंच गई ना, इंटरनेट हर गांव में पहुंच गया, यूट्यूब पे दुनिया उसको दिख रही है, उसको भविष्य दिख रहा है। ये कहने भर से नहीं होगा ना कि हम देश के इतने विश्वविद्यालयों में रील बनाना सिखाएंगे। ये कहने भर से देश का विकास नहीं होगा या राज्य का विकास नहीं होगा। विकास के लिए आपको तौर तरीके बदलने होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि उसको ये लग रहा है कि मैं तो पिछड़ा हुआ रह गया और ये दुनिया आगे चली गई। वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकल के चीज़ों को देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि मेरे लिए वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए स्वास्थ्य नहीं है, हमारे लिए शिक्षा नहीं है, हमारे लिए रोज़गार नहीं है। तो ये इन चीज़ों पर जब तक बेहतर काम नहीं होगा तब तक विकास नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको लग रहा है कि संभावनाएं बनती दिख रही हैं कि कुछ होगा काम इस पे, या फिर घूम फिर करके जो बिहार की चीज़ें हैं, जाति और तमाम बातें, उन्हीं पे राजनीति होती रहेगी? देखिए, इसमें मैं दोष सबसे ज़्यादा बिहार की जनता को देता हूँ जी, हमेशा से, क्योंकि आप चुनते हो, आप चुन के लाते हो, फिर आप विकास करो ना मत रो यार। भाई आप अगर किसी एक विधायक को 5 बार से 6 बार से 4 बार से 8 बार से या सांसद को आप जिता कर ला रहे हो और फिर आप ये रोना रो रहे हो कि आपके इलाके का विकास नहीं हो रहा, तो या तो आप मूर्ख हो या आप दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। भाई आपको तय करना है ना। अगर आपके इलाके का विकास नहीं हो रहा है, चलिए एक बार आपने मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, राइट, तीसरी बार क्यों देना? वो हक तो आपके पास है। वो हक आपके पास है, तो आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो आपकी जाति का है, आपके समीकरण में फिट बैठता है, या आपको पैसे मिलते हैं, या आपको कोई दूसरे मीन्स के फायदे मिल रहे हैं, तभी तो मौका दे रहे हो। जब आपका विकास वो नहीं कर रहा है, आपके इलाके का विकास नहीं कर रहा है, तब तो हाँ, नीतीश कुमार ने 2 काम बहुत बेहतर किया है जी। एक तो जब सत्ता में वो आए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2005 से 2010 बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल है जी। उस समय जो 2005 तक अपराध जो एकदम चरम पे था, अचानक से 2005 से 10 के बीच में स्पीडी ट्रायल्स करके अपराधियों को जेल भेजकर, सबको कई सारी जगहों पर इनकाउंटर करा के, और अपराध पे जो उन्होंने काबू पाया, शाम में 5 बजे के बाद घर के लोगों को चिंता होने लगती थी कि घर से जो बाहर लोग गए कैसे आएंगे। वो रात को 12 बजे भी अगर चिंतित नहीं हो रहे हैं, तो ये बदलाव तो उन्होंने किया जी। लेकिन वो उसी 5 साल के बदलाव को अभी तक ढो रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो विकास की गति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। शिक्षा के स्तर पर तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा मित्र के नाम पे शिक्षा शत्रु बहाल किए। बुनियादी स्कूली शिक्षा बिल्कुल खराब हो गई। हमारे बगल में ही पड़ोस में, बिहार के पड़ोस में ही नेपाल है। ये नेपाल में एक युवा अभी रैपर जो भी प्रधानमंत्री बने हैं जी, बालेन से अनऑफिशियल हमारी पहले 1-2 मुलाकातें हैं। हो सकता है कि बालेन की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग विरोध करें, लेकिन एक काम पता है बालेन ने क्या किया? सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री बनने के शायद 3 या 4 दिन उसने कहा कि हमारे देश में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलेंगे, सबको एक जैसे एजुकेशन मिलेगी। प्राइवेट स्कूल बंद करा दिए, अब सरकारी स्कूल चलेंगे। हम तो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं जी, और हम हमेशा कहते हैं कि सरकारी स्कूल में उस ज़माने में जो शिक्षक थे, अगर वो पैरामीटर बरकरार रहता तो सरकारी, भाई आप देखिए इस देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये तो सरकारी ही है ना। बिल्कुल। तो बुनियादी शिक्षा संस्थानों में सरकारी व्यवस्था क्यों बेहतर नहीं हो सकती? कॉन्वेंट से पढ़कर आने वाले बच्चे को, बहुत शार्प बच्चा हो, उसको आप अगर उसको जीवन में 2 ऑप्शन मिले कि किसी एक प्राइवेट स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर के इंजीनियरिंग करनी हो या IIT में जाकर के करनी हो, दोनों ऑप्शन उसके पास मिले, तो वो IIT ही तो जाएगा। वो प्राइवेट में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम बुनियादी शिक्षा में आते हैं, हमको प्राइवेट में जाना पड़ता है।
ये पूरे देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति और ख़राब है। जी तो ये व्यवस्था बदलनी होगी, और ये व्यवस्था बदलने के लिए मतलब अगर ये बदल पाए सम्राट तो बहुत अच्छी बात है। जी। एक वक्त था जब लालू यादव ने कहा था, बड़ा पॉपुलर रहा था उनका ये बयान कि नीतीश के पेट में दांत हैं, यानी वो कब पलटी मारेंगे और कब क्या करेंगे भरोसा नहीं किया जा सकता उन पे। तो जो मौजूदा सीन है वो, उसमें क्या लगता है आपको कि नीतीश फिर से पलटी मारने की उनकी पॉसिबिलिटी कुछ बनेगी, और किस हालात में अगर वैसा होगा तो? देखिए, उनकी पार्टी को जब तोड़ने की कोशिश होगी तो पलटी मारेंगे, और मैं तो कहता हूं कि अगर पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो तो पलटी मारना भी चाहिए। राइट। जब आपको कोई सामने से डैमेज करे तो आपको फिर तो पूरा अधिकार right है ना, है आपको। अधिकार है बदलने का। लेकिन बीजेपी ये रिस्क मुझे नहीं लगता प्रियंका की लेगी, जी क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि हमारे पास अभी ऐसी ताकत नहीं है कि हम अकेले सत्ता में आ सकें। और अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, आपने उसको तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने पलटी मार दी, तो दूसरा धड़ा वो फिर मजबूती से खड़ा हो जाएगा। मतलब जो एक तरीके से अभी मात्र 25 सीट पाकर के आरजेडी की जो बुरी हालत है, उसको फिर आप विटामिन की गोली दे रहे हैं ना कि भाई आप तुम खड़े हो जाओ, आ जाओ, क्योंकि वो एक आदमी फिर उनके साथ चला जाएगा। मैं नीतीश कुमार के बारे में हमेशा कहता हूँ कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का बहुत कम प्रतिशत वोट है बिहार में, 3-4 शायद है, उसी के आसपास होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक बनाए हैं, राइट। महिलाओं को लेकर के ना ऐसा वोट बैंक क्रिएट किया। ठीक है कि बाद में उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित इसकी राजनीति की, लेकिन जो उन्होंने वोट बैंक क्रिएट किया ना यूथ में, शराबबंदी के बाद, या महिलाओं को साइकिल से लेकर के अभी तक, भाई बिहार आज जो कुछ भी दिख रहा है ना, उसके शिल्पकार में एक तो नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बिहार की त्रासदी है प्रियंका कि वहाँ ना जातिगत समीकरण इतने हावी हो जाते हैं, या जातिगत कहानियाँ इतनी हावी रहती हैं। कहने को हम ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि पूरे देश में जाति की बात होती है तो जाति वहाँ भी है, जातिगत राजनीति वहाँ भी होती है, लेकिन बिहार में इतना पैठ है ना जातिगत समीकरणों का कि जहाँ चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हैं। जी। अच्छा, अभी चूंकि कहने के लिए तो नीतीश दिल्ली आ गए हैं, लेकिन आपने कहा भी कि मोह जो है वो ख़त्म नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। तो क्या यही वजह है कि नीतीश ने जो ये ऐलान किया है कि वो अपना भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे? एक वजह तो ये कि जो आपने बताया कि अपनी पार्टी को बचा के रखना है उन्हें, और दूसरी वजह जो लग रही है, क्या वो अपने बेटे निशांत को भी प्रमोट करना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की अभी तक की राजनीति में ये भरोसा कर पाना बहुत आसान नहीं है कि क्या वो निशांत को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि जो पिछले 3-4 महीनों में जो चीज़ें वहाँ बदली हैं, और निशांत जिस तरीके से पार्टी में आए हैं, और जैसी चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, कोशिश की गई थी, तो पार्टी के दूसरे नेता चाहते होंगे। नीतीश कुमार ये आकलन कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को बचाए रखने के लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है। ललन सिंह या अशोक चौधरी या संजय झा, ये जो भी ये नेता लोग हैं, इन सब लोगों के अलग अलग समय पे बयान आए थे कि निशांत पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। कहने के तरीके उनके अलग थे, लेकिन कहना वो ये चाहते थे। मैं इन तीनों को 3 धड़े के तौर पे बिहार में देखता हूँ जेडीयू में। ठीक है भाई, केसी त्यागी थे, उन्होंने छोड़ दिया, चूँकि वैसे भी केसी त्यागी बिहार में नहीं रहते थे, वो तो दिल्ली में चीज़ों को देखते थे, अब वो चले गए दूसरी पार्टी में। और केसी त्यागी चूँकि एक तो बिहार के थे नहीं और बिहार में रहते नहीं थे, तो बिहार में उनका कोई उस तरीके से दबदबा भी नहीं था। लेकिन ये तीनों लोग बिहार के लोग हैं, और तीनों राजनीतिज्ञ हैं, उनकी पूरी लेगेसी है और चली आ रही है। वैसी परिस्थिति में इन तीनों को भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो आता ही होगा। भाई जेडीयू के, अगर जेडीयू सत्ता में रहे और कल को हम लोग पावर में रहें। अब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जब ये भ्रमण करेंगे बिहार का, तो ये आकलन करेंगे कि इन तीनों में मजबूत कौन है। भाई पूरे बिहार में तो कोई एक आदमी मजबूत नहीं होगा, हर के अपने इलाके हैं, लेकिन दूसरे इलाके में किसकी पैठ ज़्यादा है, ये भी आकलन करेंगे वो। और दूसरा, चूँकि 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं,
नीतीश कुमार बहुत ज़िद्दी व्यक्ति हैं। मैंने गांधी मैदान में एक जिक्र किया है एक कहानी का कि नीतीश कुमार जब कुछ नहीं थे, विधायक भी नहीं थे और पहली बार विधायक का चुनाव हार गए थे, उसके बाद पटना में कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपने मित्रों के साथ वो टेबल पे ऐसे हाथ ठोक करके बोला उन्होंने कि इस बिहार को मैं ही चलाऊंगा, मैं ही बदलूंगा, मैं ही सुधारूंगा। क्या बात। आप समझिए भाई, एक इंजीनियर व्यक्ति जो राजनीति में आता है, समाजवादी परिदृश्य में आता है, जो कर्पूरी के रास्ते पे चलता है, लोहिया का जो के रास्ते अपनाता है, जयप्रकाश नारायण के जो करीब आता है, ये सारी परिस्थितियां हैं ना, एक आदमी अपने आप को नर्चर करता है। तो वहाँ से अगर नीतीश कुमार को देखिए और अब नीतीश कुमार को देखिए तो नीतीश कुमार देखिए अब मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई उस तरीके का लोड भी नहीं है। ये अलग बात है कि ये नीतीश कुमार की सरकार में भी पिछले काफ़ी समय से उनके 2-3 ब्यूरोक्रेट्स ही बिहार को चला रहे थे। अब वो ब्यूरोक्रेट्स अभी तो हैं ही, जो सम्राट चौधरी के भी शासन में हैं वो, लेकिन वो आगे कितना रहेंगे ये अभी नहीं पता है, लेकिन अभी तो हैं। तो नीतीश कुमार 2 आकलन करेंगे। एक आकलन ये करेंगे कि ये जो कोटरी है जेडीयू की, इसमें मजबूत कौन है। दूसरा आकलन वो ये करेंगे कि क्या बिहार की जनता वाकई निशांत को जेडीयू के अगले नेता के तौर पर देखती है। तो वो आकलन जब वो करेंगे, उनको लगेगा तो हो सकता है कि चूंकि परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ तो सारी जिंदगी उन्होंने बातें कही हैं, और हमको लगता है कि चूंकि अभी तक वो अपने आप को इस चीज़ से बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ही अभी इनको मंत्री या उप मुख्यमंत्री इस तरीके की चीज़ों में नहीं आने दिया होगा, नहीं बनने दिया होगा। हो सकता है भाई। अब देखिए, राजनीति में निशांत कुमार राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, अपने बल पे अगर कर सकें तो करनी चाहिए। तो वो स्थिति है। तो आपने ठीक पकड़ा कि नीतीश कुमार ज़रूर निशांत के लिए भी ज़मीन तलाशेंगे। करेंगे क्या वो तो समय बताएगा, लेकिन वो अभी वो ज़मीन तलाशेंगे, लोगों के मन में बातें बिठाएंगे, देखेंगे, और अपनी पार्टी को बचाना तो सबसे बड़ी कवायद उनकी होगी ही। जी जी। और अगर हम निशांत का भविष्य जानना चाहें एज ए राजनेता? देखिए, निशांत शांत सभ्य व्यक्ति हैं। निशांत में कई तरह के उन पे लोग आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन निशांत का मतलब जिस ज़माने में हम लोग, मैं आपको बात बताऊं, 2010 से 15 के बीच के दौर में जब कई सारे कारणों से नीतीश कुमार के पास हम लोग जाते थे, आते थे, या तो कहीं भी निशांत आसपास नहीं दिखते थे। और हमको लगता है कि जब तक निशांत की माताजी जीवित रहीं, निशांत बिल्कुल आसपास, क्योंकि निशांत की माँ और निशांत बिहार में सीएम हाउस में नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, पटना के एक दूसरे पुराने घर में नीतीश जी की पत्नी और नीतीश जी के बेटे रहते थे। सीएम हाउस में नहीं रहे वो। सीएम हाउस में तो मुझे लगता है कि निशांत अपनी माता के मरने के काफ़ी समय बाद से आकर रहने लगे, परमानेंट रहने लगे। तो निशांत के भविष्य में अभी आकलन थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, और अभी जो मिल रहे हैं लोगों से, उसमें ज़्यादातर लोग उनको नीतीश कुमार के बेटे की वजह से ही अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, जब तक वो बोलना नहीं शुरू करेंगे, जब तक कुछ फैसले नहीं लेंगे, जब तक कुछ बातें नहीं कहेंगे, तब तक ये आकलन लगा लेना मुश्किल है कि उनका भविष्य क्या होगा। और रही बात बिहार के भविष्य की, कुछ जोड़ा जाएगा निशांत से, तो बिहार में तो माताजी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी है। तो भाई, तो जिसके उस चीज़ों में जो लिखा होगा वो तो होना है। तो निशांत को मुझे लगता है कि अभी नीतीश कुमार भी चाह रहे होंगे कि 1 आध साल थोड़ा ये ज़मीन पे काम करें, लोगों से मिले जुलें। हमको ये लगता है, पता नहीं आगे। जी, अभी आपने जेडीयू से 2-3 बड़े नेताओं का जिक्र किया था, और आपने जैसे कि अब संजय झा हो, ललन सिंह हो, तो ये सब लोग जो हैं, क्या ये इजीली, अगर हम भविष्य में ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता है, तो निशांत को एक अपना मुखिया के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे?
देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है और इसलिए भी कठिन है क्योंकि जैसे कांग्रेस में लोगों ने राहुल गांधी को मुखिया के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, वो परिस्थिति बिहार में जेडीयू की नहीं है। ओके। क्योंकि वहाँ पर जेडीयू को बनाने में इन नेताओं का भी अलग अलग हिस्सों में रोल रहा है, तो वो एक मान लेना। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहता हूँ कि चूंकि अगर ये तीनों धाराएं, तीनों धड़े एक दूसरे की खींचतान में लगेंगे, उस पोजीशन पे एक व्यक्ति नीतीश कुमार का बेटा या थर्ड पर्सन तो कोई नहीं आ सकता। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि ये सब लोग एक जगह मान लें कि चलो भाई आप पार्टी को लीड करो और हम लोग अपने अपने रोल तय करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में चूंकि ये तीनों अभी तो मजबूत हैं और अनटिल अनलेस जब तक बीजेपी कुछ उस तरीके के कदम नहीं उठाती, हमें नहीं लगता कि जेडीयू कुछ उस तरीके से अपना फैसला लेने जा रही है। और फिर मैं कहूँगा कि बीजेपी अभी ये रिस्क भी लेने की पोजीशन में नहीं है। तो केसी त्यागी के बारे में आप बता रहे थे और बहुत करीबी रहे नीतीश के। केसी त्यागी की पार्टी छोड़ने की क्या वजह रही? देखिए, केसी त्यागी की पार्टी छोड़ने की वजह में मुख्य तौर पे हमें लगता है कि वो दरकिनार किए गए। एक और दरकिनार किए जाने के कारण हैं। केसी त्यागी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे राजनेता हो सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं, लोहियावादी हो सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन बिहार से उनका कनेक्शन वो नहीं रहा जो बिहार के उन नेताओं का है। पार्टी बिहार की है। अब तृणमूल पार्टी जो बंगाल की है, अब दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसका वो कनेक्शन नहीं बनेगा। जी, राइट। महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, दिल्ली में बैठ के आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपका वो कनेक्शन नहीं बनेगा। भाई रामदास अठावले की पार्टी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी पार्टी है, लेकिन वो हर बार सत्ता में क्यों आते हैं? क्योंकि वो ज़मीन पर वहाँ काम कर रहे हैं। अगर रामदास अठावले यहाँ काम करने लगे सिर्फ दिल्ली में, तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा, उनका क्या होगा? तो ये केसी त्यागी के साथ ये प्रॉब्लम थी। और जब आप रूट पे नहीं होते हैं, जब जड़ों से जुड़े नहीं होते हैं, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो आपको काटेंगे ना। तो वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी। भाई बिहार में ऐसा नहीं था कि बीजेपी के पास भी चेहरों की कमी थी। चुनाव लड़ने के लिए चेहरे नहीं थे, लेकिन उसके बाद देखें तो बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी समय से संघी, तो मान लीजिए जो जन्म से संघी हैं वो भी थे, और उसके बावजूद जो लोग थे वो लोग भी आ सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर किसी एक व्यक्ति पे मुहर लगाई तो वो एक दूरदृष्टि के हिसाब से लगाई। नीतीश कुमार अगर बाहर की पार्टी से आए हुए नेताओं में से भी अगर किसी को चुनना होता, मान लीजिए कि बीजेपी कहती है कि भाई राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के कई बार के सांसद, लेकिन वो भी, उनकी भी शुरुआत किसी दूसरी पार्टी से हुई, उसके बाद वो बीजेपी में आए। तो ऐसा नहीं था कि किसी आयातित को ही रखना है, वैसे व्यक्ति को रखना है जो मजबूत। भाई बीजेपी ने तो दिखाया ना, असम में भी हेमंत विश्व शर्मा को लेके आए, उनको सत्ता सौंपी, वो भी तो कांग्रेस के नेता थे। आरजेडी से आए हुए सम्राट चौधरी को सत्ता सौंपी। अगर बंगाल में कुछ होगा तो तृणमूल से ही आए शुवेंदु को सत्ता मिलेगी। तो ऐसी परिस्थितियां बीजेपी बनाती है। और बीजेपी के जो ये नए लीडर्स हैं, जो इस दौर के आला कमान कह लीजिए, वो बहुत रूट से आए हुए लोगों में को नहीं चाहते, इसलिए भी कि उनमें जड़ता है। और नीतीश कुमार को इस बात का डर रहा ही होगा कि भाई कोई संघी नेता बनेगा तो हमारी कितनी बात सुनेगा। राइट। एक आखिरी सवाल कि जब भी बिहार की राजनीति की बात होगी तो तेजस्वी के जिक्र के बिना अधूरी है। तो ये जो बदलाव हुआ है बिहार मुख्यमंत्री का, इससे तेजस्वी पर क्या फ़र्क पड़ता हुआ दिखता है? उनके लिए अच्छा है या फिर ख़राब? देखिए, फ़िलहाल तो जैसा था वैसा ही है। तेजस्वी को मैंने 2 चुनावों में बहुत करीब से देखा है, 2020 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में। जी। 20 के चुनाव में तेजस्वी ने ये पूरी कोशिश की थी कि तेजस्वी पर लालू यादव की छाप न पड़े। इवन पोस्टर्स तक से लालू यादव की तस्वीरें हटाई गई थी, और एक नई राजनीति की बात वो करते थे, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। आप समझिए उस दौर को। उसके बाद
जब ये चुनाव का वक्त आया तो वो सारे चीज़ें उन्होंने एक दम से किनारे कर दी। अलग बात है कि इस 5 साल में लालू यादव के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, जेल गए, जेल से आए, बाहर निकले, बीमार हुए, सब कुछ चीज़ें चल रहा था, परिवार में भी उनका विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, लेकिन तेजस्वी ने फिर अपने आप को लालू यादव के जंगल राज से दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम उनको इस चुनाव में दिखा। 2020 के चुनाव में वो अपने आप को अलग करना चाहते थे, 25 में वो नहीं करना चाहते थे, वो साफ दिखता है। तो जो अगला चुनाव होगा या जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसमें आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार के शासन में बहुत बेहतर चीज़ें, आपराधिक परिस्थितियां वहाँ अभी भी खराब हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है बिहार में, पहले की तरह नहीं है खराब, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसा नीतीश कुमार के शासन में होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन अगर उसकी तुलना में अगर देखें तो तेजस्वी को अपने उस छाया से बाहर निकलना पड़ेगा और निकल के रहना पड़ेगा, तभी 2030 की तरफ की राजनीति में कुछ बेहतर कर पाएंगे जी। नहीं तो अगर ये गठबंधन लंबा चल गया, ये जमे रह गए, तो फिर भविष्य फिर खराब है जी। और जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार जो ये बदलाव हुआ है इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य में, वो बता दें। जो अभी सरकार बनी है बिल्कुल, उसकी। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक अगर वो बन भी गए तो नहीं बन के रह पाएंगे, पहली बात। अभी जो मुझे लगता है कि पूरे अगले 4.5 साल तक सम्राट चौधरी रहेंगे, मुझे इसकी भी संभावना कम दिखती है। अभी बीजेपी को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो वहाँ सत्ता पर कब्जा कर सके, एक मजबूत होल्ड वाला व्यक्ति। वो बीजेपी के नेताओं में अंदर अंदर नहीं दिख रहा था, और नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई संघी आए। तो वैसी परिस्थिति में वो एक बीच के रास्ते में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सम्राट चौधरी एक बेहतर नेता के तौर पर रहे। अब अगले 7-8 महीने अगर सम्राट चौधरी ने बेहतर काम नहीं किया तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल में बदलाव सुनिश्चित है। लेकिन हो सकता है कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर दें, तो फिर तो लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच। जी जी, चलिए सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और काफ़ी हद तक जो बिहार की राजनीति में फ़िलहाल जो मौजूदा दौर है उसको भी समझने और जानने में मदद मिलेगी इस पॉडकास्ट से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।